नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सब्जेक्ट सीरीज। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती? फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील या अन्ना सागर झील? देखिए, फतेह सागर, नक्की झील और अन्ना सागर झील ये तीनों इनमें शामिल है और स्वरूप सागर झील इनमें शामिल नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती है उनके बारे में देखते हैं। उदय सागर झील, पचपदरा झील, राजसमंद झील और सिलोरा झील जो कि अलवर में है। राजसमंद झील आपको पता ही है। पचपदरा झील जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है और उदय सागर झील जो कि उदयपुर शहर में स्थित है। राजस्थान की प्रमुख झीलों में से एक मानी जाती है। इनके जलवायु यह झील राजस्थान के जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी रखती है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत इसकी सफाई और पुनर्निर्माण और संरक्षण का कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्धन महिलाओं व विधवाओं और परित्यागताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना अर्थात स्किल डेवलपमेंट करना और अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देना या असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। कौन सा इसका सही आंसर है? एक, दो, तीन, चार? देखिए, इसका सही आंसर निर्धन महिलाओं और विधवाओं परित्यागताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, स्वावलंबन योजना। इसकी व्याख्या। राजस्थान स्वावलंबन योजना जो एक पहल है और उद्देश्य स्वयं रोजगार और स्वरोजगार को अवसर प्रदान करना। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के उद्यमियों को आर्थिक सहायता और प्रेरणा देती है। और यह योजना विशेष रूप से नौजवानों महिलाओं के स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित करती है। राजस्थान स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? स्वरोजगार को बढ़ावा देना, मूलभूत अवसंरचना की सुविधा, ऋण सुविधा, नौकरी सृजन करना, नौकरियां सृजन करना और स्वावलंबन एवं मानसिकता का निर्माण करना, नवाचार और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना, महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। और इस योजना के लाभ क्या क्या है? स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में वित्तीय सहायता करना, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास के अवसर देना, उद्यमियों को सरकार से सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम किसके द्वारा समर्थित है? एशियाई बैंक द्वारा, जिका द्वारा, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जिसे कहते हैं, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष और IFAD तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा या कैनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा? इन चारों में से कौन सा है? देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है? देखिए, इसका सही आंसर है तीसरा। इसका सही आंसर है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो गरीबी कम करने के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। आई फिर यह एक अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष है और आईफेड संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना और छोटे किसानों की आजीविका में सुधार करना। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करना, कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करना, महिलाओं और युवाओं की आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इसकी विशेषताएं। आईफेड मुख्य रूप से कम आय वाले और विकासशील देशों को देशों में काम करती है। यह कृषि, वित्त पोषण, ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों को समर्थन देता है। भारत के आईफेड विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जैसे कि कृषि सुधार, ग्रामीण रोजगार और जल प्रबंधन। और यह सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकारों और एजेंसियों और एनजीओ जिसे कहते हैं के साथ मिलकर काम करता है। और रतन टाटा ट्रस्ट, इसके बारे में, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। यह प्रमुख परोपकारी संगठनों में से एक है। यह टाटा समूह का एक हिस्सा है, सामाजिक कल्याण के लिए काम करता है। इसके उद्देश्य भारत में गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना और शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और कृषि आजीविका और महिला सशक्तिकरण में सहयोग करना इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक विकास करना, समुदाय का विकास करना। विशेषताएं। यह स्वास्थ्य
और पोषण के लिए विशेष रूप से कार्य करता है। और इसके निष्कर्ष, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है? परवण परियोजना, धौलपुर लिफ्ट नहर परियोजना, नर्मदा केनाल परियोजना या टकली परियोजना। इन चारों में से बताना है कि किसमें सर्वप्रथम फव्वारा सिंचाई परियोजना व्यवस्था को अनिवार्य किया गया था। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है? देखिए इसका चौथा, इसका सही आंसर है नर्मदा केनाल योजना। नर्मदा केनाल योजना यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो कि राजस्थान में एक नहर के तहत जालौर में एंट्री लेती है और बाड़मेर तक जाती है। इस परियोजना का जो लाभार्थी है वो बाड़मेर भी है। राजस्थान में ड्रिप सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत विभिन्न योजनाएं चलाई गई। मुख्य परियोजना इसे ड्रिप और फव्वारा सिंचाई अनिवार्य मुख्य रूप से राजस्थान के माइक्रो इरिगेशन मिशन के तहत लागू की गई। महत्वपूर्ण बिंदु, इंदिरा गांधी परियोजना आईजीएनपी के मुख्य कुछ क्षेत्रों में किसानों के लिए फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य किया गया ताकि जल बचत हो सके। राजस्थान माइक्रो इरिगेशन मिशन, इसके अंतर्गत टपक, ड्रिप या फव्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। पेयजल संकट और जल संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई कृषि परियोजनाओं को माइक्रो इरिगेशन के अनिवार्य कर दिया गया। सूखा प्रभावित और जल संकट वाले क्षेत्रों में अधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जल बचत करने के लिए यह नीति लागू की गई थी। इसके उद्देश्य कृषि में जल दक्षता को बढ़ाना, जल की बर्बादी को रोकना, कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, भूजल स्तर को बढ़ाए रखना, जल संकट से निपटाना। और इसकी विशेषता, इस योजना के तहत किसानों को 50 से 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। सूखा प्रभावित जिलों में इन्हें अनिवार्य कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नर्मदा केनाल परियोजना के बारे में सारी डिटेल्स है, जो कि नर्मदा, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा, पीने का पानी उपलब्ध कराना, क्योंकि ये बंजर भूमि है। बाड़मेर और जैसलमेर और आधा जालौर यहाँ रेगिस्तानी भूमि है, तो जल की आपूर्ति होना, कम आपूर्ति होना यह स्वाभाविक है। पर्यावरण संरक्षण इसका उद्देश्य है। परियोजना का मुख्य विशेषता है, इसकी लंबाई 458 किलोमीटर, गुजरात 458 किलोमीटर, राजस्थान 74 किलोमीटर के अंदर है। और कुछ सिंचाई क्षमता, इसकी कुल सिंचाई क्षमता लगभग 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि है। जलापूर्ति राजस्थान के बाड़मेर और जालौर, जैसलमेर और पाली जिलों में पानी पहुंचाते हैं। गुजरात और राजस्थान को लाभ, और इसका नर्मदा जल का 90 हिस्सा, जबकि राजस्थान को 10% हिस्सा दिया गया है, क्योंकि यह गुजरात से होकर ही आती है और गुजरात में इसका फ्लो भी अच्छा है, तो देखते हुए 90-10 का हिस्सा दिया गया है। नर्मदा केनाल राजस्थान में 74 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया है और इस नहर में करीब 1240 गांवों की सिंचाई को पानी की उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली इसके लाभार्थी है। नहर थार का मरुस्थल में जल उपलब्ध कराने का मरुस्थलीकरण को रोकने की सहायक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक गैर सेलुलोसी रेशे का उदाहरण है? रेयन, लिनन, नायलॉन या जूट? गैर सेलुलोज, देखिए ये लिनन जो है, लिनन के कपड़े ये सब कॉटन से बनते हैं। रेयन और नायलॉन ये भी सेलुलोजी है। जूट जो कि सेलुलोजी नहीं है, इसका सही आंसर जूट है। जूट एक प्राकृतिक और मोटा मजबूती रेशा है, जिसका उत्पादन ये पश्चिम बंगाल में अधिकतर देखने को मिलता है। वैसे ज्यादातर बंगाल में ज्यादा देखने को मिलता है, तो उससे सटके जब आजादी से पहले भी जूट का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था वहां पर, और इसमें प्राथमिकता बनाए हुए है बांग्लादेश अभी भी, क्योंकि वहां उत्पादन ही इतना होता है कि इसको इस तरह से देख सकते हैं कि इसके आर्थिक समीक्षा जब की जाती है बांग्लादेश की, तो उसमें 50% से अधिक सिर्फ और सिर्फ जूट का ही जूट के कपड़े निर्यात निर्यात में और उनकी इनकम का सोर्स माना जाता है। जब आजाद जब भारत आजाद हुआ था, तो कई जूट की फैक्ट्रियां पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो गई और कई बंगाल में, बांग्लादेश में चली गई। कुछ एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल में इसकी उत्पादकता अच्छी होती है। विश्व में भारत और बांग्लादेश जूट उत्पादन के प्रमुख देश हैं।
जूट की विशेषताएं क्या क्या होती है? पानी में नहीं घुलता है, जिसे ये टिकाऊ होता है, पर्यावरण के अनुकूल है, जल अवशोषण क्षमता काफी ज्यादा है, लागत में सस्ता होता है, बहुउपयोगी फाइबर, कपड़ा, कृषि, पैकेजिंग, निर्माण आदि में उपयोग किया जाता है। जूट के उपयोग, कपड़ा उद्योग, कृषि क्षेत्र में, जूट कंपोजिटिंग, कागज और हस्तशिल्प में, पर्यावरण संरक्षण। देखिए कपड़ा उद्योग में जैसे कि बोरियां, रस्सियां, थैले, कालीन बनाने में, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य टीवी रिमोट में उपयोग की जाने वाली किरणें कौन सी है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा अवरक्त किरणें इसका सही आंसर है। अवरक्त किरणों का पूरी व्याख्या कुछ इस प्रकार। देखिए रिमोट कंट्रोल में जो उपयोग की जाने वाली जो तरंगे हैं वो इंफ्रारेड है, और रेडियो तरंगे, आरएफ, ब्लूटूथ और अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं। इंफ्रारेड ये सामान्यतः टीवी, एसी और डीवीडी रिमोट में यूज की जाती है। इंफ्रारेड और रेडियो तरंगे, इन्हें गैराज डोर ओपनर, वाईफाई रिमोट और कार की चाबियों में इनका उपयोग किया जाता है। जिससे आपको कई बार देखा होगा कि मोबाइल एक दूसरे को कॉल करने पर जो मोबाइल में अगर उधर से चाबी का बटन दबा दिया जाए तो कार ओपन हो जाती है, वो इसी वजह से होती है। ब्लूटूथ, स्मार्ट टीवी और गेमिंग कंट्रोल। अल्ट्रासोनिक तरंगे, ये पुराने रिमोट अब नए उपयोग में होते हैं, उनमें अल्ट्रासोनिक तरंगे यूज की जाती थी। विभिन्न प्रकार के तरंगे और विवरण। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तरंग के प्रकार, रेडियो तरंगे जो कि 1 mm से अधिक इसका तरंगदैर्घ्य होता है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, दृश्य तरंगे और पराबैंगनी, एक्सरे और गामा। देखिए इनका एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। ये गामा किरणें जो कि न्यूक्लियर से अधिक इनका एक्सक्रीशन ज्यादा होता है, जो कि कैंसर उपचार में, परमाणु प्रतिक्रियाओं में इनमें काम में ली जाती है, क्योंकि इसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है। एक्सरे किरणें जो कि आप मेडिकल इमरजेंसी इमेजिंग और सुरक्षा स्कैनर में आप देखते ही होंगे। पराबैंगनी किरणें 10 से 400 नैनोमीटर के मध्य होती है। सूरज की अल्ट्रावायलेट और सैनिटाइजेशन इनमें यूज की जाती है। और दृश्य पर सैनिटाइजेशन का आप हॉस्पिटल्स में देखते होंगे, जो हाईली प्रोफाइल हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक छोटी सी मशीन होती है, एक डिब्बे का आकार का, जो कि खाली कमरे में रख दी जाती है और कुछ समय के लिए ऑन करके रख दी जाती है, और थोड़ी थोड़ी देर में जितने भी बैक्टीरिया है पूरे कमरे के उनको समाप्त कर देती है। ब्लू लाइट जैसा कुछ होता है, एक्सक्रिएट करती है ब्लू लाइट, जो कि बैक्टीरिया को, फंजीसाइड्स वगैरह, सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देती है, अर्थात सैनिटाइज कर देती है। दृश्य तरंगे 400 से 700 नैनोमीटर, जो इंसान आंखों से देख देख पाता है, जिसे विबज्योर के नाम से जानते हैं। इंफ्रारेड 700 से 1 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर से 1 mm के मध्य होती है। रिमोट कंट्रोल, हीट के सेंसर इनमें काम आती है। इससे कम ऊर्जा माइक्रोवेव, उनसे कम ऊर्जा रेडियो तरंग दे रहे 1 mm। देखिए ये पूरी एक बिल्डिंग के बराबर भी नैनोमीटर इनसे अधिक होती है रेडियो वेव, जो कि नुकसानदायक बिल्कुल नहीं होती है, अर्थात कम से कम नुकसानदायक होती है। यांत्रिक तरंगे जो कि अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, सतही तरंग। भूकंपीय तरंगे जिन्हें सतही तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के जिसे जल तरंग या प्रकाश तरंग के नाम से जानते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग जिन्हें ध्वनि तरंगे और भूकंपीय तरंगे पी तरंगों के नाम से जानते हैं। इसको पोस्ट करके आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रागी की, जिसे टिन कहते हैं, जस्ते की, एल्यूमिनियम की या शीशे की। देखिए इसका टिन इसका सही आंसर है। ताम्र प्रदूषण से बचाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है। ताम्र प्रदूषण का मतलब है तांबे का जंक। जंक लगता है जैसे आयरन पर आयरन ऑक्साइड Fe2 SO4 या Fe2O3, जिसे जंक कहते हैं, वो भंगुरता पैदा करता है। उसी प्रकार तांबे में भी इसे बचाने के लिए टिन की परत चढ़ाई जाती है। बर्तनों पर टिन की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, जिसे टिनिंग नाम से जाना जाता है, यह लोहे और तांबे की बर्तनों पर किया जाता है, क्योंकि लोहा और तांबा ऑक्साइड की अवस्था में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर भंगुर या फिर जल्दी से बना लेता है वाटर की उपस्थिति में। टिन की परत चढ़ाने के कारण जंग लगना, रासायनिक प्रतिक्रिया को रोकना, स्वास्थ्य की सुरक्षा और बर्तनों की चमक और सुंदरता के लिए, और गर्मी सहन करने की क्षमता को बढ़ाना और आसानी से साफ किया जा सके, क्योंकि इसकी पॉलिशिंग अच्छी होती है जिन पर।
टिन की परत कैसे चढ़ाई जाती है, जिसे टिनिंग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। बर्तन को अच्छी तरह से साफ किया जाता है पहले, ताकि तभी तो उस पर अच्छे से जॉइंट हो पाएंगे उसके बोन्स। इसे गर्म किया जाता है ताकि टिन उस पर चिपक जाएगी। जिसे टिन को आप यूं समझिए कि, समझिए क्या, सोल्डिंग जो आप एसएमडी प्लेट्स में जो सिल्वर कलर का एक पदार्थ होता है उसे टिन ही कहते हैं। वो सोल्डिंग के तहत इन पर चढ़ाया जाता है। पिघले हुए टिन के बर्तनों की सतह पर फैलाया जाता है और टिन को एक समान परत में फैलाने के लिए इसे ब्रश या कपड़े का रगड़ा जाता है। ठंडा होने के बाद बर्तन को उपयोग के लिए तैयार कर लिया जाता है। थैंक यू।